राजनीति में जहां एक ओर मृदुभाषिता मन से छूटती जा रही है, वहीं अपने संबोधन से आम जनता के बीच एक नई पकड़ और आम जनता के बीच एक नई शब्द शैली के साथ हमारे साथ हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी। आइए बात करते हैं राजनीति में इन्हीं वाकपटुता के साथ चुनावी रणनीति की। सर, राजनीति में भाषा और शिल्प को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपकी शैली में जो बदलाव क्या है इसको चुनाव से कैसे जोड़ते हैं? ये राजनीति की वास्तविक शैली है और इस शैली में अगर कोई ना रहे तो वो राजनीति के हकदार नहीं होते, ना नेतृत्वकर्ता होते हैं। जिसमें संवाद के लिए शब्द का चयन अच्छा ना हो, जो लोगों के बीच सही रूप से चीज़ों का संवाद के साथ उनके साथ अगर उनको कनेक्ट नहीं कर पाए तो उनकी संवाद का कोई वजूद नहीं होता। और मैं हमेशा कोशिश मेरी रही है कि जनभावना और जनता के बीच चलने वाली सबसे नेता है जो परख सके, लोगों की भावनाओं को परख सके और फिर अपने श्रीमुख से उसको रख सके। ये बहुत बड़ा विषय है। मेरी कोशिश हमेशा रही है। मैंने राजनीति 20-25 साल में कभी भी मेरे मन से किसी राजनेता के प्रति कोई शब्द आपने सुना नहीं होगा और मैं इसको रखता नहीं हूँ। मैं विषय की राजनीति करता, जो मैंने राजनीति का मूल मंत्र सीखा है और उसका मेरा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, ये मेरा लगातार चलते रहता है। इसमें वक्त लगता है, इसमें वक्त लगता है। आप किसी के लिए निराशाजनक कोई बात बोल के चले जाओ, ये होता है थोड़ी देर के लिए आपके लिए ताली पिट जाएगा, लेकिन भविष्य में घर जाके सोचेंगे क्या आचरण एक आम लोगों के लिए सही है। जब किसी एक आम लोगों के लिए सही नहीं है तो फिर इतने बड़े जमात के लिए सही कैसे हो सकता है। यह जो उपचुनाव है सर, इसमें सामने में निवर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन जी भी हैं और उनके चुनावी अभियान में बेबी जी के समर्थन में वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो आप उनको इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को किस चुनौती के रूप में देखते हैं? मुख्यमंत्री जी इस राज्य के लिए कोई चुनौती नहीं है। उनको मैं इसीलिए बोलता हूँ राजा, मैंने राजा का बेटा है। उन्होंने अपने बाप के बदली विरासत मिला हुआ राजनीति है। उन्होंने इस प्रदेश के लिए कहीं संघर्ष नहीं किया है, ना इस प्रदेश के लिए कभी लड़ा है। उनका ये कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि लंबे समय संघर्ष करने के बाद ये यहाँ तक पहुँचे। अगर ऐसे पहुँचे होते तो इस तरह का विचार और इस तरह का संकल्प अपनी किताब में लेके नहीं घूमते और इस तरह की बातें नहीं करते। तब लोगों के बीच में लोगों का जो आम लोगों का जो कष्ट है, जो दर्द है, उसको समझ पाते और निश्चित रूप से जो मिला हुआ अवसर, ईश्वर का दिया हुआ अवसर था, उसका पब्लिक के हित में कुछ करते। डुमरी उपचुनाव को सर में जिस तरह की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, उन समस्याओं को इस चुनाव से और चुनाव की जीत के बाद किस रूप में देखेंगे सर, और उसके हल की दिशा में कौन से प्रयास किए जाएंगे सर? देखो, इनके लिए सबसे जरूरी है कि भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना जो चल रही है उसको सहज बनाओ। आज इनके लिए सहज नहीं है, हर चीज़ की कीमत लगी हुई है। सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ बाबू पब्लिक सेवा नहीं कर रहा है, वो दायित्व जनता के प्रति उनके दायित्व को नहीं निभा रहा है, बल्कि हर चीज़ और हर निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं वसूली काम कर रहा है। सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक को इस लोकतंत्र पर विश्वास बना रहे और उसके तंत्र उसके लिए काम करे, सेवा करे। ये आचरण लाना ऑफिस में बहुत ज़रूरी है। सर, मुद्रास्फीति की जो दर है लगातार उसकी भी गिरावट हो रही है, साथ ही साथ महंगाई जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इस चुनाव में जितने भी इस डुमरी उपचुनाव से जितने मतदाता वो भी महंगाई की मार से सर जूझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई अभी भी राष्ट्रीय समस्या या हल हो चुका है? नहीं, ये राष्ट्रीय पटल पर ये बात करने का विषय है। इतनी बड़ी आबादी को एक साथ एक स्तर पर लेके चलना एक बहुत कठिन काम है। कोविड का एक समय बड़ा पार हुआ है, बावजूद भारत ने अपने जो इस इकोनॉमिक स्थिति है उसको कमोबेश बरकरार रखा। किसी प्रगतिशील देश की अपेक्षा में हमारा देश नेतृत्व में मोदी जी के ये स्थिर रहा। ये बहुत बड़ा चुनौती था जिसको इन लोगों ने आगे पार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा भार है, अभी केंद्र सरकार ने इसके ऊपर भार दिया है। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ा है, लेकिन महंगाई के साथ साथ ज़्यादा ये करना है कि रोज़गार के अवसर ज़्यादा खोलने पड़ेंगे। इस राज्य के अंदर लोगों की कमाई बढ़ानी पड़ेगी। जब तक कमाई नहीं बढ़ाएंगे तब तक फिर वो खर्च नहीं आएगा। ये तो साइकिल है, ये पूरा एक साइकिल है। वित्तीय व्यवस्था पूरा देश का साइकिल होता है। नीचे पैसा आएगा तब जाके आपको ऊपर काम के लिए उतने पैसे निकल कर आएंगे। तो इसमें जोर है, सरकार काम कर रही है और भारत सरकार ज़्यादा इसमें झूंझ रही है। इस राज्य सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ये पहल किए होते हैं, साथ ही साथ अगर ये वित्तीय व्यवस्था को ठीक किए होते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं होती। आज का दिन का ज़्यादा दिक्कत है जो राजस्व, जो सबसे बड़ी गलती ये कर रही है और ये अपराध है, अपराध कर रहे हैं कि जो राजस्व जाना चाहिए था सरकार के यहाँ पर, ये राजस्व को इन्होंने अपना कोष बना दिया है। जो जिस कोयला, बालू, जो गिट्टी
जो एक शेष देता, जिसके शेष से पूरा राज्य के कई योजनाएं चलती, वो कहीं ना कहीं इस शेष को अपना हिस्सा बनाकर काम कर रहे हैं और सरकारी सारे पदाधिकारी को इस काम में लगा दिया है। सर अंतिम सवाल है, आज सुप्रीमो के रहते झारखंड में जो आपकी राजनीतिक स्थिति है, इसके सपने क्या हैं सर? इसकी जो बुनियाद आपने रखी है, इसका सर हम लोग जो अंतिम सोपान होगा, जो अंतिम केंद्र होगा, वो किन सपनों से जोड़कर अपने को आप अंतिम केंद्र में आजसू को रखते हैं? देखो, एक बड़ी व्यवस्था का संकल्प हमारे सामने है। मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। मुझे जानते हैं कि मेरे वहाँ तक जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतने लोग को सहज के चलना, एक मत में लाना ये कठिन काम है, लेकिन जिस दिन इनको सहज लेंगे, निश्चित रूप से राज्य को प्रगति के उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ का निश्चय अलग राज्य के समय किया गया था। जिस जगह पर इस राज्य को लोग रखना चाहते थे, निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग ले जाएंगे जहाँ हर एक आदमी अपने राज्य और अपनी राज्य की व्यवस्था से संतुष्ट रहेगा। हर नागरिक जो राज्य से जुड़ा हुआ है, वो अपने राज्य की जो मौलिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उस मूल सुविधाओं तक जनता को लाभ पहुंचे, ऐसे बड़े संकल्प, बड़ी उम्मीदें आजसू पार्टी से लगी हुई है। और आज जिस तरह से आजसू सुप्रीमो ने इस चुनावी सभा को संबोधित किया, वह मर्मस्पर्शी भी था और जनता को छूने वाला भी था। खासतौर पर यह देखने को मौका मिला कि कनेक्टिविटी टू पीपल बाय द लीडर, यह देखने को इस मंच से मिला जिस सभा को संबोधित आजसू सुप्रीमो ने किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।